है। इससे पहले की जो वीडियोस है उनमें हम लैंगिकता की पहचान और परिवार के बारे में जान चुके थे। परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार का महत्व क्या होता है, परिवार के महत्व के बारे में पुराने विचारकों ने अपने क्या विचार दिए हैं और परिवार के कार्य क्या क्या हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लैंगिकता की पहचान और समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या है। समाज में जाति, भाषा, धर्म, रंग, प्रजाति, देश, जन्म स्थान आदि के आधार पर मनुष्य से भेदभावपूर्ण व्यवहार सदियों से करता आया है। इसी प्रकार का एक भेदभाव है लैंगिकता को लेकर किया जाने वाला भेदभाव। स्त्री पुरुष दोनों ही ईश्वर की अमूल्य कृतियां हैं, या यूं कहें कि एक व्यक्ति की दोनों आंखों के समान हैं, फिर भी स्त्रियों को सदैव पुरुषों की अपेक्षा नीचा समझा जाता है। उनसे सम्मानपूर्ण तथा बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है। चूँकि कोई भी व्यक्ति के विचारों, आदर्शों, मान्यताओं तथा दृष्टिकोणों की नींव परिवार में ही पड़ती है, अतः इस ज्वलंत समस्या का समाधान भी पारिवारिक पृष्ठभूमि में खोजा जा सकता है। इसी प्रयास के तहत लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की भूमिका को इन बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप सभी जानते हैं कि जो ये लैंगिक भेदभाव है, ये हमारे समाज में हमें प्रायोरिटी पर देखने को मिलते हैं, और यह शब्द शायद किसी के लिए भी नया नहीं है कि लैंगिकता के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वास्तव में ये सही बात है। हालांकि पहले से हमारे सोच में परिवर्तन आया है, बहुत कुछ परिवर्तित हमने कर लिया है, परंतु फिर भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी हमें ये भेदभाव देखने को मिलता है। और सभी जानते हैं कि बालक की प्राथमिक जो पाठशाला होती है वो परिवार होती है। जो भी विचार उसमें पनपते हैं, जो भी भावनाएं उसमें जन्म लेती हैं, जिस प्रकार का व्यवहार बालक करता है, उन सभी की शिक्षा उसे अपने परिवार से ही मिलती है। तो जब सब कुछ वह परिवार में ही सीखता है, तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लैंगिकता की पहचान समझ लें या लैंगिकता की पहचान में समाजीकरण की भूमिका, इन सब में कहीं ना कहीं परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर जगह परिवार का रोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार का महत्व किस संदर्भ में है, किन बिंदुओं के अंतर्गत हम समझेंगे, वो बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सर्वांगीण विकास का कार्य। जो परिवार है वह बालक के सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ सर्वांगीण विकास से हमारा तात्पर्य है शरीर, मन तथा बुद्धि का समन्वयकारी विकास। परिवार को अपने सभी बच्चे, चाहे वह लड़के हो या लड़कियाँ, सर्वांगीण विकास के प्रयास का कार्य करना चाहिए, जिससे उनमें किसी भी प्रकार की हीनता की भावना ना पनप पाए। जिन बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, उनमें हीनता की भावना व्याप्त रहती है और वे विकृत मानसिकता के शिकार होकर लैंगिक भेदभाव को जन्म देते हैं तथा महिलाओं के प्रति संकीर्ण विचार रखते हैं। यहाँ पर जहाँ हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, शरीर, मन तथा बुद्धि तीनों के समन्वयकारी विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर परिवार की भूमिका वास्तव में सबसे अधिक होती है, क्योंकि बच्चा जो है सारा व्यवहार परिवार में सबसे पहले देखता है। किसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है वह उसको देखता है और उसी का वह अनुसरण भी करता है। तो हमें चाहिए कि हम सभी के साथ समानता का व्यवहार करें, और जहाँ पर शिक्षा की बात आती है या यूँ कहें कि किसी की डेवलपमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर हम ये ना देखें कि यह लड़की है या लड़का है। हमें दोनों को ही आगे बढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए समुचित अवसर समान रूप से प्रदान करने चाहिए, ताकि बालकों में यानी कि लड़कों में यह भाव उत्पन्न ना हो कि मैं सर्वोपरि हूँ, और लड़कियों में ये भाव उत्पन्न ना हो कि मैं कहीं कम हूँ, उसमें हीनता की भावना ना पनपे।
और जहाँ पर हम शुरुआत से ही अगर बच्चे में ऐसी मानसिकता रख देते हैं कि लड़कियां जो है वो कहीं उनसे कम हैं, या यूँ कहें कि हमें लड़कियों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो लड़के जो है वो विकृत मानसिकता के शिकार हो जाते हैं और महिलाओं के प्रति उनकी जो सोच है वो बहुत ही संकीर्ण हो जाती है। इसलिए जब भी हम बात करें सर्वांगीण विकास की, तो दोनों को बराबरी का दर्जा दें, दोनों को समानता का दर्जा दें, जिससे कि किसी में भी हीनता की भावना व्याप्त ना हो। नेक्स्ट है वही समानता का व्यवहार। परिवार में यदि लड़के और लड़कियों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है तो ऐसे परिवारों में हमें लिंगीय भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है। समानता के व्यवहार के अंतर्गत लड़के लड़कियों को पारिवारिक कार्यों में समान स्थान, समान शिक्षा, रहन सहन और खान पान की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जिससे प्रारंभ से ही बालकों में श्रेष्ठता का बोध स्थापित ना हो और वे बालिकाओं और भविष्य में महिलाओं के साथ समान व्यवहार कर सके। उनके मन में किसी भी प्रकार की संकीर्ण सोच जो है वो ना पनप पाए। पारिवारिक सदस्यों को चाहिए कि वे लिंगीय टिप्पणियां, भेदभाव तथा शाब्दिक निंदा और दुर्व्यवहार कदापि ना करें, क्योंकि बालक जैसा व्यवहार देखते हैं वैसा ही वे अनुसरण भी करते हैं। इस प्रकार परिवार में किया जाने वाला समानता का व्यवहार लैंगिक भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यहाँ पर जो हम समान व्यवहार की बात कर रहे हैं, एक बहुत साधारण सी बात है, हालांकि आजकल के परिवारों में देखने को नहीं मिलती है। सभी जितना वेटेज अपने घर में लड़कों को देते हैं उतना ही लड़कियों को भी देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि में अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती है कि बालक के रहन सहन, उसकी शिक्षा, उसके सामान पर, उसके खान पान पर जितना ध्यान दिया जाता है, जितनी सुविधाएं उसको प्रदान की जाती है, आज भी वहाँ पर लड़कियों को उतनी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया जाता है, उनकी रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है और इस कारण लिंगीय भेदभाव जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि परिवार में इस तरह का व्यवहार ना हो तो इन लिंगीय भेदभावों को कम किया जा सकता है और यही कारण है कि हम ये कह रहे हैं कि लैंगिक पहचान बनाने में, समाजीकरण में परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है समान शिक्षा की व्यवस्था। परिवारों में प्राय ये देखा जाता है कि लड़के लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, जिससे लड़कियां उपेक्षित और पिछड़ी हुई रह जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था हमें ध्यान रखना चाहिए कि उत्तम कोटि की करनी चाहिए। क्योंकि लड़कियां जो हैं उनको भी हमें स्वावलंबी बनाना है, उनको भी हमें आत्मनिर्भर बनाना है। एक बहुत सामान्य सी बात है कि लड़कियां पराये घर जाकर अपना खुद का घर बसाती हैं और आने वाला कल हम कोई भी नहीं जानते हैं कि आने वाला भविष्य क्या होगा, उसको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लड़की सिर्फ चौके चूल्हे में ही व्यस्त रहेगी, सिर्फ अपनी गृहस्थी को ही संभालेगी। हो सकता है विपरीत परिस्थितियां होने के कारण उसको अपने जीविकोपार्जन के लिए भी प्रयास करने पड़े, तो हमें उसको इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वह विपरीत परिस्थितियों में उन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करके अपनी जीविकोपार्जन कर सके, स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, किसी के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े, उसके सामने ये स्थिति उत्पन्न ना हो कि आज वह किस तरह से अपना जीवन यापन करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि जहां हम लड़कों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनको उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हमें लड़कियों को भी उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। परंतु वास्तव में होता क्या है कि यदि हमारी कोई आर्थिक परेशानी है तो पैसे इत्यादि की समस्याओं के कारण हम लड़कियों की रुचि के अनुरूप उनकी शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं और अपने परिवारजनों की सहूलियत को देखते हुए लड़कियों को समझौता करना पड़ता है, अपनी रुचि को दबाकर रखना पड़ता है, चाहते हुए भी वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है और
अगर हम आर्थिक रूप से परेशान हैं तो लड़कों के लिए हम व्यवस्था कर देते हैं शिक्षा की, लेकिन लड़कियों के लिए हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो हमारी सोच इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच इस प्रकार की होनी चाहिए कि भले ही हमारी कोई भी परिस्थितियां रहें, यदि हम लड़कों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो हमें उतना ही समान अवसर शिक्षा की व्यवस्था करने में लड़कियों को भी देना चाहिए, जिससे कि वे स्वावलंबी बन जाएं, वे आत्मनिर्भर बन जाएं। और ये इसी के द्वारा हम लैंगिक भेदभाव को भी कम कर सकते हैं। लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए लड़कों के समान ही लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए, जिससे लड़के लड़की के मध्य भेदभाव दूर हो और लड़कियों की शैक्षिक स्थिति जो है वह उन्नत होकर उसमें भी सुधार आ सके। नेक्स्ट है उदार दृष्टिकोण का विकास। परिवार में महिलाओं और लड़कियों के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण बढ़ता जा रहा है। पारिवारिक कार्यों तथा महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते समय महिलाओं की राय पूछी तक नहीं जाती है और यही भाव परिवार की भावी पीढ़ियों में भी व्याप्त हो जाता है। एक बहुत सिंपल सी बात है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है और अभी भी कुछ जगह देखने को मिलती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर पुरुषों को जो महत्ता दी जाती है वह महत्ता स्त्रियों को नहीं दी जाती। यही कारण है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे जो सोच है वह बहुत ही संकीर्ण है और इसी संकीर्ण सोच के कारण, संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण हम महिलाओं को कमतर समझते हैं, जिस कारण परिवार से संबंधित जो भी कार्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर निर्णय लेते समय, उन पर बात करते समय महिलाओं की हम किसी भी प्रकार की राय को जानना उचित नहीं समझते हैं। और यह जो हमारा दृष्टिकोण है यह भावी पीढ़ियों में भी आगे चलता रहता है। महिलाओं को कठोर सामाजिक और पारिवारिक प्रतिबंधों में रहना पड़ता है। यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो उनको कठोर दंड दिए जाते हैं। इसके लिए परिवार के सदस्यों तथा रीति रिवाजों एवं परंपराओं में महिलाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। इस प्रकार महिलाओं को भी उचित स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और उनको समानता का अधिकार मिलेगा। और जब स्त्रियां आगे बढ़ने लगेगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है बालिकाओं को उनके महत्व से अवगत कराना। बालिकाओं को उनके महत्व से अवगत कराने से तात्पर्य यह है कि परिवार को चाहिए कि वह अपने बालकों को बालिकाओं के महत्व से परिचित कराएं। वे बताएं कि बालिकाएं जो है वो कितना महत्व हमारे लिए रखती हैं, जिससे वे बालक इन पर धाक जमाने की कोशिश ना करें और धाक जमाने के बजाय वे इनका सम्मान करना सीखें। उनको हम बताएं कि बालिकाएं ही बहन है, माता है, पत्नी है और यदि हम इनकी उपेक्षा करते हैं तो पुरुष का जीवन अपूर्ण रह जाएगा। यह हमें उनको सिखाना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने परिवार में बालिकाओं को यह सिखाना चाहिए कि वह किसी से कम नहीं है। उनको बताना चाहिए कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, कोमल हृदयी हैं, लेकिन वो किसी से कमज़ोर नहीं है। वह भी वे सब कुछ कर सकती है जो कि हमारे परिवार के लड़के कर सकते हैं, बालक कर सकते हैं। पुरुष वर्ग जो भी कर सकता है वह सारा काम बालिकाएं भी कर सकती हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी इससे हारी है। ये जो चंद पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां महिलाओं के लिए गलत नहीं कही गई है। सभी जानते हैं कि महिलाएं बहुत ही कोमल हृदय वाली होती हैं, कमज़ोर भी होती हैं, लेकिन अगर वे अपनी इच्छा शक्ति को आजमाएं और अगर वे अपनी जिद पर आ जाएं तो वे बहुत कठोर भी होती हैं। और इसका जो वर्णन है, ये जो सब कुछ चीज़ें हैं, हमें हमारी प्राचीन संस्कृति में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है साथ साथ रहने के और कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास।
परिवार परस्पर सहयोग की नींव डालता है अपने सदस्यों में, जिससे स्त्री पुरुष के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। परिवार क्योंकि कार्य संपादन में दोनों ही एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, साथ साथ कार्य करने की प्रवृत्ति के द्वारा महिलाओं की महत्ता स्थापित होती है, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। यहाँ पर साथ साथ रहने और कार्य करने की प्रवृत्ति से मतलब ये है कि जनरली हमारे समाज में ये देखा जाता है कि हम ये कहते हैं कि घर का कार्य सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी है, लड़कों को घर के कार्य सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारा ये दृष्टिकोण, हमारी ये सोच बिल्कुल गलत है। हमें जितनी जिम्मेदारियां घर गृहस्थी की लड़कियों को सिखानी है, हमें उतनी ही लड़कों को भी सिखानी चाहिए, क्योंकि परिवार जो है वो परस्पर सहयोग से चलता है। स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों को अगर हम साथ साथ नहीं चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो परिवार में एक संतुलन स्थापित करने के लिए, एक साम्य स्थापित करने के लिए हमें चाहिए कि हम साथ साथ रहने और साथ मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास जो है हमारे परिवार के बच्चों में करें, लड़कों में भी करें और लड़कियों में भी करें। हमें चाहिए कि हम ये बताएं लड़कों को कि जितना घर का कार्य करने की जिम्मेदारी लड़कियों की है, तुम्हारी बहन की है, उतनी ही तुम्हारी भी है, क्योंकि जितने अधिकार तुम्हें हैं उतने ही अधिकार इनको भी प्राप्त हैं। इसलिए हम उनको साथ रहने और सब तरह के कार्य करने की प्रवृत्ति का उनमें हम विकास करें। नेक्स्ट है पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता। परिवार को अपने सभी सदस्यों की रुचि के अनुरूप कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए, ना कि लिंग के आधार पर। अधिकांश परिवारों में लड़के और लड़कियों के लिए कार्यों का एक दायरा बना दिया जाता है, जो कि अनुचित है। इससे लड़कियां कभी भी बाहरी दुनिया और बाहरी कार्यों को नहीं कर पाती है और उन्हें इस हेतु अयोग्य समझा जाता है और वे स्वयं भी बाहरी कार्यों को करने में असहज महसूस करने लगती है। ये जो हमारे समाज की मान्यता है कि लड़कियां सिर्फ घर गृहस्थी के कार्यों के लिए बनी हैं, तो हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा। हालांकि प्राचीन समय से अब तक बहुत से परिवर्तन इस क्षेत्र में आए हैं। आज महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं, बराबरी का कार्य उनके साथ कर रही हैं। जितना कार्य पुरुष वर्ग बाहर का करता है उतना ही कार्य महिलाएं भी कर रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी भी कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर ये सोच बनी हुई है कि लड़कियां सिर्फ घर के कार्यों को करने के लिए बनी है, उनका घर में रहना जरूरी है, सिर्फ वो घर के अंदर ही कार्य कर सकती हैं, बाहर जाकर वह कार्य नहीं संभाल सकती हैं। तो हमें इस सोच को बदलना होगा और लड़कियों को इस योग्य बनाना होगा कि वो घर के और बाहर के सभी कार्यों को पूरी तरह से सहज होकर कर सकें। नेक्स्ट है हीनता युक्त शब्दावली। हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग जो है वह हमारे परिवारों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान देने चाहिए कि हमारे परिवार में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है और जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है कहीं वह लैंगिक भेदभाव को प्रोत्साहित तो नहीं कर रही है, कहीं वह लैंगिक भेदभाव को कोई अवसर प्रदान नहीं कर रही है। कुछ इस तरह के प्रयास हमारे होने चाहिए कि हमारे परिवार में भाषा जो है वह संयत रहे, सम्मानजनक रहे, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ना हो, कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि बालिकाओं को हीन भावना का शिकार होना पड़े, स्त्रियों का मनोबल जिससे गिरता हो और बालकों का मनोबल जिससे बढ़ता हो, ऐसी भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। परिवार में भाषा का प्रयोग कैसा हो रहा है उसका प्रभाव भी लैंगिक भेदभाव पर पड़ता है। कुछ परिवारों में लड़कियों और महिलाओं के लिए हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाता है,
जिससे वे हीन भावना की शिकार हो जाती हैं और बालकों का मनोबल जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। वे भी बालिकाओं को सदैव हीन समझकर उनके लिए हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग करते हैं और यही कारण है कि फिर लैंगिक भेदभाव को आगे बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण में बदलाव। सामाजिक वातावरण में बदलाव भी परिवार के द्वारा ही संभव है। परिवार को चाहिए कि वह लड़के और लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। ऐसी सामाजिक परंपराएं जिसमें कि लड़कियों के प्रति भेदभाव शो होता है, दिखाई देता है, किया जाता है, ऐसी सामाजिक परंपराओं को हमें हटा देना चाहिए और उनकी सामाजिक स्थिति में अगर ह्रास आता हो तो ऐसी स्थितियों में परिवार को बदलाव लाने की पहल करनी होगी। उनको ऐसे रीति रिवाजों को, ऐसी सामाजिक परंपराओं को खत्म करना होगा जो कि इस प्रकार के लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। परिवार से ही सामाजिक वातावरण को सुधारा जा सकता है, क्योंकि समान परिवार का समूह होता है। इस प्रकार परिवार में लैंगिक भेदभावों तथा महिलाओं की उन्नत स्थिति हेतु कृत संकल्प होना चाहिए, जिससे सामाजिक कुरीतियों और भेदभावपूर्ण व्यवहार की समाप्ति की जा सके। नेक्स्ट है अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार। सभी जानते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, वह प्राचीन संस्कृति से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बहुत से अंधविश्वास और पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। तो परिवार को सबसे पहले ये चाहिए कि ऐसे अंधविश्वास और ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं का हमें बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी परंपराएं कौन कौन सी हैं ये हम पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। एक बार दोबारा हम शॉर्ट में देखते हैं। एक तो लड़के ही वंश चलाते हैं, वही नर्क से माता पिता को बचाते हैं, पैतृक कर्मों में भी लड़कों की ही भागीदारी होती है, संपत्ति को भी वही चलाते हैं, पुत्र के द्वारा ही अंत्येष्टि करने पर मोक्ष मिलता है, पिंडदान करने पर मोक्ष मिलता है। इस प्रकार की ये जो मान्यताएं हैं, ये जो अंधविश्वास हैं, ये हमें खत्म करने होंगे, ये इनका हमें बहिष्कार करना होगा। इस प्रकार के कई अंधविश्वास और जड़ परंपराएं आज भी हमारे परिवारों में मानी जाती है। अतः इन परंपराओं और विश्वासों को तार्किकता की कसौटी पर हमें कसना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये परंपराएं, ये अंधविश्वास कितने सही हैं, कितने मायने में सही है, क्या वास्तव में हम इनका अनुकरण करके सही कर रहे हैं, क्या वास्तव में हमें इनको आगे बराबर अपने परिवार में चलाना चाहिए, अपने समाज में चलाना चाहिए। यदि परिवार इन जड़ परंपराओं, अंधविश्वासों और कुरीतियों के प्रति जागरूक हो जाए तो स्त्रियों की स्थिति स्वतः ही उन्नत हो जाएगी। नेक्स्ट है उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण। परिवारों को चाहिए कि वे अपनी संततियों के उच्च चरित्र तथा सुदृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण करने पर बल दें। उच्च चरित्र और व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति अपने अस्तित्व के साथ साथ सभी के अस्तित्व का आदर करता है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि उच्च चरित्र तथा सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले नायकों ने स्त्रियों की समानता पर बल दिया और इस प्रकार चारित्रिक और व्यक्तित्व के विकास के द्वारा परिवार लैंगिक भेदभावों में कमी करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर उच्च चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण से आशय ये है कि परिवार को चाहिए कि वह अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करे, उनके नैतिक मूल्यों के विकास पर ध्यान दे। जब हमारे नैतिक मूल्य पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं बच्चों में, तो स्वतः ही उनका चरित्र जो है वह उच्च कोटि का बन जाता है, उनका व्यक्तित्व जो है वह अच्छी तरह से निखर कर आता है। और जब एक उच्च कोटि का चरित्र होगा, सुदृढ़ व्यक्तित्व होगा, तो निसंदेह व्यक्ति जो है या बालक जो है, लड़के जो है, वे स्त्रियों को उतना ही सम्मान देंगे जितने सम्मान की आशा उम्मीद वो अपने लिए करते हैं।
वह पहले सम्मान देंगे, उसके बाद वो अपने लिए सम्मान की उम्मीद करेंगे। तो जो गिव एंड टेक का फॉर्मूला है वो यहाँ पर तभी अप्लाई होगा जबकि हम बच्चे में पूरी तरह से नैतिक जो मूल्य हैं उनको डेवलप कर पाएंगे। और उन नैतिक मूल्यों को डेवलप करने में परिवार की भूमिका सर्वोपरि होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नैतिक मूल्यों को डेवलप करने के लिए पहले यह जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य उन नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करें, व्यवहार करें, तभी बालक जो है उनका अनुकरण करेगा, क्योंकि बालक अनुकरण करके ही सीखते हैं। और अगर बालक अच्छे व्यवहार का अनुकरण करेंगे तो उनका स्वयं का व्यवहार भी संतुलित होगा, अच्छा होगा, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता हुआ हमें प्रतीत होगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा। परिवार को चाहिए कि वह अपने सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी व्यावसायिक कुशलता की उन्नति हेतु प्रयास करें। यह शिक्षा परिवार द्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से प्राप्त कराने का प्रबंध किया जा सकता है। जब परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कार्यों में संलग्न रहेंगे तो उनके विचारों और सोच में गतिशीलता आएगी और जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आएगी। यहाँ पर व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा से आशय यह है कि हमने शिक्षा तो दिलाई है, लेकिन अगर वो शिक्षा हमारे जीविकोपार्जन में हमें व्यवसाय उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है तो ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो परिवार को चाहिए कि वह अपने सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके, अपने जीविकोपार्जन हेतु वह अपना स्वयं का मार्ग खोज सके। तो उसे हमें कुछ इस प्रकार की शिक्षा देनी है जिससे कि वह व्यावसायिक कुशलता की ओर अग्रसर हो सके। और हमें यह जो शिक्षा है यह सारे सदस्यों को ही देनी चाहिए, सभी सदस्यों को ही देनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने काम में संलग्न रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें। और जब व्यक्ति व्यस्त रहेगा और तो उसके दिमाग में नकारात्मक विचार तो किसी प्रकार के आएंगे ही नहीं। साथ ही व्यस्त रहने वाला व्यक्ति जो है उसके विचारों में, उसके दृष्टिकोण में, उसके सोच में इतना लचीलापन, इतनी गतिशीलता आ जाती है कि वह हर समय नए परिवर्तन की सोच रखता है, कुछ नया करने की सोच रखता है। नया जब हम करने की सोच रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पुरानी परंपराएं हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बाधक सिद्ध होती हैं, उन परंपराओं को हम बदलने का प्रयास करेंगे, हम उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कहते कि सभी पुरानी परंपराएं जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए बाधक है। बहुत सी पुरानी परंपराएं हमारे लिए, या यूँ कहें कि प्राचीन संस्कृति के बहुत से मूल्य, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आज भी हमारे जीवन में हमें चरितार्थ यदि हम करते हैं तो वे हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सुगम और सरल भी बनाते हैं। लेकिन कुछ जड़ परंपराएं, कुछ अंधविश्वास जो हैं वो हमारे उन्नति के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो उनको दूर करने की हमें आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपनी सोच को परिवर्तित करना होगा, हमें अपने विचारों में सकारात्मकता लानी होगी। नेक्स्ट है जिम्मेदारियों का अभेदपूर्ण वितरण। परिवार में स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियों के मध्य लिंग के आधार पर भेदभाव न करके सभी प्रकार की जिम्मेदारियां बिना भेदभाव के प्रदान करनी चाहिए, जिससे लैंगिक भेदभाव की बात तक भी दिमाग में ना आए। कहने का सार यहाँ यही है कि हमें लड़के और लड़की दोनों को समानता का दर्जा देना चाहिए, हमें लड़कियों को कम नहीं आंकना चाहिए और लड़कों को हमें सर्वोपरि नहीं रखना चाहिए। जो भी जिम्मेदारियां हों वो दोनों ही लिंगों को हमें समान रूप से देनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। और हमें ये आशा रखनी चाहिए, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस प्रकार से इन जिम्मेदारियों को हमारे परिवार के, हमारे समाज के बालक निभा सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, तो हमारी बालिकाएं भी इसमें कहीं कमतर नहीं है, वह भी इन सभी जिम्मेदारियों को भली भांति पूर्ण कर लेगी। हमें अपनी
परिवार की, अपने समाज की बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनमें वे सभी गुण हैं जो कि हमारे परिवार के बालकों में हैं, लड़कों में हैं। इससे भी लैंगिक भेदभाव में कमी आती है, लैंगिक भेदभाव इससे भी नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है आर्थिक संसाधनों पर एकाधिकार की प्रवृत्ति का समापन। परिवार को चाहिए कि वह आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार प्रबंधन और वितरण करें कि स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना रहे। पिता की संपत्ति में हमारे यहाँ केवल पुत्र का अधिकार समझा जाता है, परंतु पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं समझा जाता, जिससे सदैव वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हो जाती है। तो इस प्रकार आर्थिक संसाधनों पर पुरुष वर्ग के एकाधिकार को समाप्त करके परिवार जो है लैंगिक भेदभावों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम ये ध्यान रखें कि जितना आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता लड़कों को है, उतनी ही आवश्यकता लड़कियों को भी है। भले ही वे दूसरे घर जा रही है, पराये घर जा रही है और उस घर को बसाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भविष्य हम नहीं जानते हैं क्या होगा, कल क्या होगा। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम बालिकाओं को इतना सुदृढ़ बना के रखें कि वे इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कहीं कमतर महसूस ना करें, कहीं कमज़ोर महसूस ना करें, वे अपने आप को उस समय भी सुदृढ़ मानें। तो हमें आर्थिक संसाधनों पर जो एकाधिकार की प्रवृत्ति हमने बना रखी है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लड़कों का ही अधिकार है, उसे हमें खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा। नेक्स्ट है बालिकाओं को आत्म प्रकाशन के अवसरों की प्रधानता। परिवार में बालिकाओं की रुचियों और प्रवृत्तियों के आत्म प्रकाशन के अवसर बालकों के समान ही प्रदान करने चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास आएगा, हीनता नहीं आएगी और अपनी प्रतिभा को प्रकाशित करने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा। आत्म प्रकाशन के द्वारा उनमें भावना ग्रंथियां नहीं पनपेंगी। अतः परिवार को लैंगिक भेदभाव में कमी लाने हेतु बालिकाओं और स्त्रियों को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के पर्याप्त और समान अवसर प्रदान करने चाहिए। आत्म प्रकाशन से यहाँ तात्पर्य ये है कि हम स्त्रियों को, बालिकाओं को उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करें। हम समय समय पर उनके विचारों को जानते रहें। जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है, जो विषय वो पढ़ना चाहती हैं, जिस क्षेत्र में वो कार्य करना चाहती हैं, उनकी रुचि को, उनकी इच्छा को हम सम्मान दें। परिवार के जितने भी कार्य होते हैं उनमें उनकी सहभागिता रखें, उनमें उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों का हम सम्मान करें। हम उनसे भी अपना निर्णय देने के लिए उनका स्वागत करें। हम उनको कहें कि आप भी इस परिवार का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि बाकी लोग हैं, तो आप भी इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपने निर्णय दें। इसका हम उन्हें अवसर प्रदान करें, जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार की हीनता की भावना ना आए, उनका आत्मविश्वास बढ़े और वे अपनी अभिव्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति दे सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। ऐसे अवसर हमें प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है सशक्त बनाना। कुछ परिवारों में प्रत्येक कार्य में लड़कियों को यह स्मरण कराया जाता है कि वे लड़कियां हैं, अतः उन्हें अपनी सीमा में रहना चाहिए, परंतु इस प्रकार का व्यवहार उनमें कुंठा और निराशा के भाव भर देता है, हीनता के भाव भर देता है, उनको कमज़ोर बनाने की ओर अग्रसर कर देता है। वहीं यदि परिवार के सदस्य सदैव महिलाओं के सशक्त रूपों का वर्णन और प्रोत्साहन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि महिलाओं ने किस प्रकार सशक्त रहकर अपनी खुद की महत्ता स्थापित की, अपने आप को स्थापित किया, और उनको ये बताते रहें कि पुराने समय से आज तक किस प्रकार महिलाएं अपने हक के लिए लड़ती आई हैं, और
कितने बड़े बड़े कार्य महिलाओं के द्वारा संपन्न किए गए हैं, उनके जौहर की गाथाएं, उनकी वीरता की गाथाएं अगर हम सुनाकर उनको बालिकाओं को प्रोत्साहित करते रहें तो बालिकाएं भी बालकों के समान सभी उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने का प्रयास करती हैं। वो इतनी सशक्त हो जाती हैं कि वे किसी भी जिम्मेदारी से नहीं घबराती हैं, किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से नहीं घबराती हैं और वह हर विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करते हुए, विपरीत परिस्थिति से संघर्ष करते हुए अपने आप को स्थापित करती हैं। अतः परिवार को चाहिए कि वह स्त्री को अबला ना समझें और उसे शक्ति और सबला समझें, जिससे भावी पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आएगा और लैंगिक भेदभाव में कमी आएगी। तो ये था कि किस प्रकार हम लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार जो है अपनी भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं कि लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की जो प्रभाविता है उसके लिए सुझाव कौन कौन से हैं। परिवार ही वह स्थल है जहाँ व्यक्ति के शरीर, मन और विचारों की नींव पड़ती है। व्यक्ति चाहे जहाँ भी रहे, परंतु परिवार द्वारा दिया गया शिक्षा, दिया गया ज्ञान जीवन पर्यंत उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं और उसके वैचारिक प्रवाह को प्रभावित करती है। जैसे यदि किसी बालक को बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला हो तो वह आजीवन असुरक्षा से ग्रस्त रहता है। परिवार द्वारा दिए गए संस्कार, विचार एवं आदर्श व्यक्ति के जीवन पर्यंत उसके साथ किसी भी स्थान, देश, काल तथा परिस्थिति में रहते हैं। वर्तमान समाज तकनीकी, ज्ञान विज्ञान और सूचना क्रांति से आगे की ओर बढ़ रहा है, परंतु समाज के कुछ जड़ विचार और कुरीतियां अभी भी विद्यमान हैं, जिनमें से एक है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्रियों को समाज में समुचित स्थान नहीं मिल पाता है, जिससे आधी आबादी उपेक्षित रह जाती है और उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है तथा इस भेदभाव का प्रारंभ परिवार से होता है तथा परिवार ही इस भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। परिवार में डाली गई ये समानता की नींव सदैव बालक के मनोमस्तिष्क पर अंकित रहती है। परिवार को लैंगिकता की शिक्षा में प्रभावी भूमिका के निर्वहन के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। पहला है, घर के वृद्ध और प्रौढ़ सदस्य महिलाओं का सम्मान करें। परिवार को चाहिए कि वह अपने सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार करें। परिवार को लैंगिकता में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने सभी सदस्य हेतु करना चाहिए। परिवार को चाहिए कि वह समानता, स्वतंत्रता और न्याय का पालन करें। लोकतांत्रिक आदर्शों तथा मूल्यों को अपनाना चाहिए। सभी क्रियाकलापों में स्त्रियों को सहभागी बनाना चाहिए। बालकों को सदैव स्त्रियों और बालिकाओं के प्रति सम्माननीय व्यवहार तथा शब्दों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। परिवार को ऐसी सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार आ सके। परिवार को राज्य आदि पर महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिए पर्याप्त उपबंध करने के लिए दबाव डालना चाहिए। परिवार को चाहिए कि वह अपने आस पड़ोस के वातावरण में सुरक्षा का वातावरण सृजित करे जिससे महिलाएं स्वयं को सुरक्षित तथा सशक्त महसूस करें। ये कुछ सुझाव हैं जिनके द्वारा हम लैंगिक भेदभावों की समाप्ति के लिए परिवार जो है वो प्रयास कर सकता है। अब ये जो परिवार की भूमिका है, यह भूमिका किस प्रकार से प्राचीन समय से अब तक परिवर्तित हुई है, वह ये है कि काल की गति में परिवर्तन के साथ साथ भारतीय परिवारों के स्वरूप तथा कार्य में पर्याप्त परिवर्तन आया है। ऑकबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार अतीत में परिवार के कार्य निम्न प्रकार थे।
प्रेम संबंधी कार्य, मनोरंजन संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य, परिवार की प्रतिष्ठा, शैक्षिक कार्य, धर्म की स्थिति और रक्षा संबंधी कार्य। प्राचीन समय में परिवार के ये सब कार्य थे। समय परिवर्तन होता गया। समय परिवर्तन के साथ संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवारों ने ले लिया। इसलिए परिवार के कई कार्यों को विद्यालयों के द्वारा पूर्ण किया जाने लगा तथा अन्य संस्थाओं ने भी परिवार के कुछ दायित्वों के निर्वहन के उत्तरदायित्व को वहन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा जनसंख्या विस्फोट इत्यादि ने भारतीय परिवारों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया है। वर्तमान में बच्चों के पालन का उत्तरदायित्व शिशु गृहों पर आ गया है, जबकि अतीत में यह परिवार में प्रमुख कार्यों में से एक था। कल्याणकारी राज्य शिशुओं के लालन पालन तथा शिशुशालाओं के निर्माण को अपने प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक मानता है। यहाँ जो ये शिशु गृहों की या पालना गृहों की बात की गई है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ गया है। सभी यूँ कहें कि नौकरी पेशा लोग हो गए हैं। आज स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और जितना पुरुष कमा कर लाता है उतना ही अपनी हिस्सेदारी, बराबर की हिस्सेदारी स्त्रियां भी इस क्षेत्र में दे रही हैं। तो जीविकोपार्जन के लिए नौकरी पेशा जो वर्ग है वह आज अपने शिशुओं को शिशु गृहों में छोड़ता है और इसी कारण शिशु गृहों पर बच्चों के पालन का उत्तरदायित्व आ गया है। जबकि प्राचीन समय में क्या होता था कि यह सारा कार्य परिवार का होता था। वहाँ पर यह कहा जाता था कि स्त्रियां जो है उनका पहला और प्रमुख कार्य है बच्चों का संपूर्ण पालन पोषण करना, उनके रहन सहन का ध्यान रखना, उनके पालन पोषण को पूरी तरह से समुचित प्रकार से, भली प्रकार से करना। तो वो जो कार्य था वह आज एक तरह से गौण हो गया है और यह कार्य शिशु गृहों पर आ गया है, शिशुशालाओं पर आ गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी शिशुओं की देखरेख और शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार को दिया गया है। NPE 1986 के अनुसार बच्चों के विकास के विभिन्न पक्षों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। पौष्टिक आहार व स्वास्थ्य को और बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास को समेकित रूप में देखना होगा। इस दृष्टि से शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे जहाँ भी संभव हो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केंद्र खोले जाएंगे, जिससे अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करने वाली लड़कियों को स्कूल जाने की सुविधा मिल सके। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने परिवार के एक प्रमुख दायित्व को अन्य संस्थान को हस्तांतरित कर दिया और कुछ इसी तरह का प्रावधान बालकों के पालन पोषण के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा के प्रभावी अनौपचारिक अभिकरण के रूप में परिवार का दोहरा दायित्व है। प्रथम तो व्यक्ति के प्रति और दूसरा समाज के प्रति। इस प्रकार परिवार के महत्व के विषय में विद्वानों के विचार सर्वथा सत्य प्रतीत होते हैं। KG सैयदेन के अनुसार व्यक्ति की शिक्षा पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है। यदि यह सभी वातावरण परिवार के अच्छी रीति रिवाजों पर आधारित हैं, तो इनका व्यक्ति की विचारधारा और विकास पर प्रशंसनीय प्रभाव पड़ेगा तथा उसकी शिक्षा न केवल उसके लिए अपितु संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। तो ये था कि किस प्रकार परिवार जो है लैंगिकता की पहचान
और समाजीकरण में अपनी भूमिका प्रदान करता है। हमने इससे पिछले वीडियो में परिवार के अर्थ, महत्व, कार्य, परिभाषा आदि के बारे में जाना था और इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार परिवार जो है अपनी भूमिका समाजीकरण में निभाता है और परिवार की प्रभाविता को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, उन कुछ सुझावों के बारे में हमने बात की। निष्कर्षतः क्या निकला कि परिवार की भूमिका किसी भी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है तथा परिवार शरीर के साथ मन, बुद्धि, आत्मा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में परंपरागत परिवार अर्थात संयुक्त परिवार के ढांचे का ह्रास होकर केवल आधुनिक परिवार या एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ गया है, जिससे शिक्षा, वैचारिक निर्माण में औपचारिक अभिकरण, विद्यालय आदि की भूमिका बलवती हो गई है। प्रारंभ से ही बच्चों को शिशुशालाओं में, बाल गृहों में, पालना गृहों में भेज दिया जाता है, फिर भी परिवार का स्थान कोई भी अभिकरण नहीं ले सकता है। बच्चे का रक्त और आनुवंशिकता परिवार से ही प्राप्त होती है, इसीलिए बहुत हद तक उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और वैचारिक विचारों पर परिवार का प्रभाव होता है, जिसमें अर्जन और थोड़ा बहुत संशोधन वातावरण के संपर्क तथा शिक्षा द्वारा आता है। परिवार यदि सकारात्मक है तब बालक की शिक्षा और वातावरण से वह सकारात्मकता ही ग्रहण करेगा और यदि वह नकारात्मक है तो नकारात्मकता ग्रहण करेगा। पुरुष प्रधान समाज के जादू को तोड़ने का कार्य परिवार द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि यदि परिवार स्त्री पुरुषों की समानता में विश्वास नहीं करते हैं तो सारे संवैधानिक उपबंध धरे के धरे रह जाएंगे। प्रत्येक बालक और बालिका परिवार के संरक्षण में ही बढ़ते हैं, अतः परिवार को उनकी समानता का पाठ पढ़ाकर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। कहने का आशय ये है कि जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हमारी लैंगिक भेदभाव की जो समस्या है वह समाप्त नहीं हो पाएगी। इसके लिए ज़रूरत ये है कि हम अपनी संकीर्ण सोच को परिवर्तित करें, हम अपने विचारों में विस्तृतता लाएं, हम अपने विचारों को उन्नत करें, हम अपने दृष्टिकोण को बढ़ाएं और यदि हम सकारात्मक सोच रखेंगे, यदि हम बदलाव की कोशिश करेंगे, परिवर्तन की कोशिश करेंगे, नई जागृति लाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम इन लैंगिक भेदभावों को समाप्त करके परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में समानता के स्तर को स्थापित कर पाएंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।